हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यतिन क्लासेस। माय नेम इज यतिन सोनी और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे जीडीपी क्या होता है, जीडीपी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी को कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्जन मेथड को देखेंगे, इंटरमीडिएट गुड्स क्या होते हैं, फाइनल गुड्स क्या होते हैं, फैक्टर इनकम क्या होती है, ट्रांसफर इनकम क्या होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो जीडीपी का मतलब क्या होता है? जीडीपी की अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। पूरे साल में हमारे देश के अंदर जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज बने उन सब की वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोलते हैं। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को आगे बढ़ने से पहले हमें चार चीजें देखनी है। सबसे पहला, एक साल। जीडीपी जब भी कैलकुलेट की जाती है उसे एक साल की कैलकुलेट की जाती है। बेटा 2 ईयर होते हैं, एक ईयर माना जाता है कैलेंडर ईयर। आप लोगों का जो कैलेंडर आता है वो जनवरी से लेकर दिसंबर तक चलता है, और एक आप लोगों का होता है अकाउंटिंग ईयर। आप लोगों का 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का चलता है। तो हम अगर साल लेंगे, हम कौन सा साल लेने वाले इकोनॉमिक्स की टर्म्स में? अकाउंटिंग ईयर, जिसे हम बोलते हैं 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। दूसरी चीज हमें सीखनी है वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, अगर आपको जीडीपी में कुछ चीज कैलकुलेट होंगी, वो फाइनल वैल्यू जिसे हम बोलते हैं अंतिम वैल्यू इंक्लूड होगी। जैसे कि मान के चलो आप एक बाइक लेने के लिए किसी शॉप के ऊपर जाते हो और आप जाके शोरूम में कहते हो मुझे बाइक चाहिए। अब बाइक वाला आपको पूरी बाइक की वैल्यू बताता है कि इस बाइक की वैल्यू 1 लाख रुपए है। आप ये तो नहीं कहते उनसे कि मुझे इंजन की वैल्यू बता दो अलग से क्या है, मैं टायर की वैल्यू अलग से देख लेता हूं, मैं ब्रेक अलग से लेता हूं, मैं सीट अलग से लेता हूं, मैं बॉडी को अलग से ले लेता हूं। होता क्या है, इन सब की अलग अलग वैल्यूज को हम जब एक साथ ऐड करते हैं उसे बोलते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। दूसरी चीज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज गुड्स एंड सर्विसेज। हिंदी में बात करें तो वस्तु एवं सेवा। तो वस्तु और सेवा क्या होती है? कुछ भी चीज जो आपकी वांट्स को सेटिस्फाई करती है उन्हें हम क्या बोलते हैं? गुड्स बोलते हैं। गुड्स कुछ भी चीज हो सकती है, बाइक हो सकती है, एयरप्लेन हो सकता है, आपका खाने का सामान हो सकता है, बिस्किट हो सकता है, मैगी का पैकेट हो सकता है। ये सारे आपके क्या कहलाते हैं? गुड्स कहलाते हैं। और सर्विसेज, टीचर पढ़ा रहा है वो एक सर्विस है, लॉयर अपनी सर्विस दे रहा है एक सर्विस है, डॉक्टर अपना काम कर रहे हैं वो एक सर्विस है। सर्विस का मतलब जिसमें आपको कुछ सामान ना दिया जाए, बस आपको फील हो कि मुझे उसके बदले में कुछ मिला है। आप स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, आपको कुछ सामान दिया जाता है? नहीं दिया जाता। आपको पढ़ाया जाता है, आपको फील होता है कि हाँ हमने पढ़ा है, और आप अपने घर पे आ जाते हैं। बट आप एक राशन की दुकान पे जाते हैं ब्रेड का पैकेट लेने के लिए, तो आप लोग क्या करते हो? आप उन्हें पैसा देते हो और वो आपको क्या दे देते हैं उसके बदले? ब्रेड का पैकेट। तो आपके पास सामान आया तो वो ब्रेड का पैकेट आपका गुड्स के कैटेगरी में आएगा, और जो स्कूल के टीचर ने आपको प्रोवाइड करी उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम सर्विसेज बोलते हैं। आप लोग खाना खाने के लिए एक रेस्टोरेंट के अंदर गए, रेस्टोरेंट में आप लोगों का बिल आया, आप गए टेबल पे और आपने उसका बिल पे किया। बिल पे करने पे आपने खाने का बिल पे किया, वो आपने किस चीज का पेमेंट करी? गुड्स की पेमेंट करी। बट आपने वहां पे जो वेटर खड़ा था उसको आपने पेमेंट करी किस चीज की? टिप के तौर पे। वो टिप के तौर पे किस चीज की पेमेंट थी? वो टिप आपकी सर्विस की कैटेगरी में आएगी कि आपको उसने खाना खिलाया। अगर वो नहीं होता तो आपको खुद जाना पड़ता, आपकी सेल्फ सर्विस रहती, तो उसके बदले उसने आप लोगों को क्या किया? सर्विस प्रोवाइड करी। तो जो पैसा आया वो सर्विसेज का आया। तो जब हम किसी देश की जीडीपी को कैलकुलेट करते हैं तो उसके अंदर दोनों चीजें आती हैं, गुड्स का पैसा भी आता है और सर्विसेज का भी पैसा आता है। इन दोनों को ऐड करने के बाद हमारे देश की जीडीपी तैयार होती है। जीडीपी को पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, पर पहले हम टर्म्स पढ़ लेते हैं जीडीपी का मतलब होता क्या है। लास्ट पॉइंट, डोमेस्टिक टेरिटरी। डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब होता है राजनीतिक सीमा। जिसने लास्ट वीडियो नहीं देखी है एपिसोड 2 जाके देखो, पूरा डोमेस्टिक टेरिटरी को मैंने अच्छे से समझा रखा है कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है। तो किसी भी देश की जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमें 4 चीजों की जरूरत पड़ती है। पहला, एक पूरा साल जो कि अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक चलता है। वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स की वैल्यू को लेते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी एग्जांपल दिया बाइक का। तीसरा, गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स को भी इंक्लूड किया जाता है और सर्विसेज को भी इंक्लूड किया जाता है। एंड फोर्थ वन इज डोमेस्टिक टेरिटरी। अब सबसे पहला टॉपिक जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए सीखते हैं वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स की वैल्यू को कैसे कैलकुलेट किया जाता है? बेटा 2 तरीके के गुड्स होते हैं, एक होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स और एक होते हैं आप लोगों के फाइनल गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो या तो आपने रीसेल मतलब दोबारा बेचने के लिए खरीदे हैं, या फिर अभी उन पे कुछ प्रोडक्शन होनी बाकी है। जैसे मदर डेयरी वालों से मिल्क खरीदा किसी शॉप वाले ने, अब वो क्या कर रहा है? आगे सामान को बेच रहा है। वो उसने दूध का पैकेट 20 रुपए का खरीदा और अपना वो 2 रुपए प्रॉफिट बना के 22 का मार्केट में सेल कर रहा है। इस पे कुछ वैल्यू ऐड हुई तो ये किसकी कैटेगरी में आएगा बेटा? इंटरमीडिएट गुड्स की। अगर किसी गुड पे कोई वैल्यू ऐड होनी बाकी नहीं है, या फिर
वो प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर नहीं है तो वो किसकी कैटेगरी में आएगा? फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आएगा। आप मार्केट जाते हो, आपने आलू खरीदे, अब आलू खरीदने के बाद आप घर में आए, आपने घर में सब्जी बनाई और सब्जी बना के खा गए, कंज्यूम कर लिया फाइनली, दैट इज नोन एज फाइनल गुड्स। वही आलू एक समोसा बनाने वाले रेस्टोरेंट ने खरीदा, वो आलू से अभी पहले समोसा बनाएगा, उसमें मैदा लगाएगा, बहुत सारी चीजें लगाएगा, उसके बाद उसे सेल करेगा। तो जो चीज रेस्टोरेंट वाले ने आलू खरीदे तो उसे हम क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट गुड। बेटा इंटरमीडिएट गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड ईदर फॉर रीसेल, या तो दोबारा बेचने के लिए खरीदे या फिर फर्दर प्रोडक्शन, जैसे आलू से समोसा बना के बेचोगे आप। दे आर नॉट रेडी फॉर यूज, ये आपके यूज के लिए रेडी नहीं होते हैं। दे आर स्टिल विद इन द प्रोडक्शन बाउंड्री। अभी आलू से क्या बनाया जाएगा? समोसा बनाया जाएगा, फिर आपको बेचा जाएगा। तो जो अभी प्रोडक्शन बाउंड्री के अंदर हैं उन्हें हम इंटरमीडिएट गुड्स बोलते हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि अगर किसी चीज की वैल्यू जो फाइनल गुड्स नहीं है, जैसे मैंने बाइक का एग्जांपल दिया कि इंजन है, इंजन अभी आप जब कुछ सामान खरीदने के लिए जाते हो तो आप क्या काम करते हो? आप पूरी बाइक की वैल्यू पूछते हो, आप ये तो नहीं पूछते इंजन की वैल्यू कितनी है, टायर की वैल्यू कितनी है, या समोसा खरीदा तो आप ये तो नहीं पूछते भैया आलू का अलग बता दो, मैदा का अलग बता दो, तेल का अलग बता दो। आपको जो एक वैल्यू दी जाती है वो एक फाइनल गुड की वैल्यू दी जाती है। उसी तरीके से यहां पे भी क्या होता है, आपको फाइनल गुड्स की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो जब आप देश की इनकम को, देश की जीडीपी को कैलकुलेट करोगे तो फाइनल गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड करोगे, बट बेटा इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को इंक्लूड नहीं करते। एक एग्जांपल लो, अगर वो आलू एक रेस्टोरेंट ने 100 रुपए में खरीदे और आप लोगों ने उससे समोसा 150 रुपए में खरीदा, तो 150 रुपए भी इंक्लूड हुआ और 100 रुपए भी इंक्लूड हुआ। तो 100 रुपए के जो आलू हैं वो डबल काउंटिंग में नहीं आ गए, ये 2 बार इंक्लूड नहीं हो गए। तो इस डबल काउंटिंग से 2-2 बार इंक्लूड ना हो, इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ओनली फाइनल गुड्स की वैल्यू को देश की इनकम कैलकुलेट करते टाइम इंक्लूड करेंगे। इस चीज को लिख लो अच्छे से। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर ईदर यूज्ड फॉर कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट। एक कंपनी ने मशीन खरीदी, क्यों खरीदी? क्योंकि उसे बिस्किट बनाने थे। तो वो जो मशीन थी वो उसके फाइनल गुड्स थे। वो मशीन मार्केट में नहीं बेच रही है, वो बिस्किट मार्केट में बेच रही है बेटा, ठीक है। दे आर रेडी टू यूज बाय देयर फाइनल यूज। मैं मिल्क खरीद के लाया था मदर डेयरी से और मदर डेयरी से आके मैंने फाइनल यूज कर लिया। दे आर रेडी टू यूज। दे हैव क्रॉस द प्रोडक्शन बाउंड्री। इन्होंने प्रोडक्शन की बाउंड्री को क्रॉस कर लिया है, इन पे कोई फर्दर प्रोडक्शन होनी बाकी नहीं है। तो अगर हमें देश की जीडीपी को कैलकुलेट करना है तो हमें लास्ट वैल्यू, फाइनल गुड्स की वैल्यू को क्या करना है, जीडीपी में इंक्लूड करना है। बेटा 2 चीजें हो गई, एक साल जो 1 अप्रैल से लेके कब तक चलेगा बेटा, 31 मार्च तक चलेगा। दूसरी चीज वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स। तो अगला पॉइंट देखेंगे गुड्स एंड सर्विसेज। बेटा वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स, गुड्स का मतलब मैंने क्या बताया आप लोगों को, वस्तु, और सर्विसेज का मतलब मैंने क्या बताया, जो सेवा जो हम प्रोवाइड करवा रहे हैं एज अ टीचर, जो स्कूल आपको प्रोवाइड करवा रहा है। आपने एक ट्रेन पकड़ी दिल्ली से और आपको जाना है कोलकाता, तो ट्रेन वाले आपको क्या करेंगे, आपको ट्रेन दे देंगे। आप क्या काम करोगे, आप ट्रेन में बैठ के जाओगे, आपको वहां तक छोड़ दिया जाएगा। तो वो जो ट्रेन ने आपको प्रोवाइड करवाई दैट इज नोन एज सर्विसेज, ठीक है। आपने प्लेन ली, प्लेन से आप लोग जा रहे हो गोवा, गोवा घूमने जा रहे हो, अभी एग्जाम तो होने दो। तो अब आप लोग गोवा घूमने के लिए जा रहे हो। अब गोवा घूमने के लिए आपने जब प्लेन में बैठे तो उन्होंने आपको क्या प्रोवाइड करवाई बेटा, सर्विसेज प्रोवाइड करवाई। तो जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए गुड्स की भी वैल्यू आएगी और सर्विसेज की भी वैल्यू आएगी। लास्ट वन इज डोमेस्टिक टेरिटरी, इसको हम अच्छे से समझ चुके हैं लास्ट वाली वीडियो के अंदर। तो अब देखते हैं कि जीडीपी को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि डोमेस्टिक टेरिटरी का मतलब क्या होता है बेटा, राजनीतिक सीमा। ये पानी भी था ना हमारे हिस्से में आ रहा था। अब कोई बंदा यहाँ पे मछली पकड़ने के लिए गया है, वो जो मछली पकड़ता है वो भी किसके अंदर इंक्लूड होगी, हमारी जीडीपी के अंदर। कोई बंदा यहाँ पे खड़े होकर सर्विसेज प्रोवाइड करवा रहा है, वो भी किसके हिस्से में आएगी, हमारे हिस्से के अंदर आएगी। यहां से मान के चलो समुद्र में से तेल निकाला जा रहा है और वहां पे लोग काम कर रहे हैं, वहां पे अपनी सर्विसेज दे रहे हैं, तो वो सर्विसेज का जो पैसा होगा वो भी किसके देश में इंक्लूड होगा, हमारे देश के अंदर इंक्लूड होगा। तो बेटा जितना भी सामान हमारे देश में बना, चाहे कंपनी कहीं की भी हो, इंडिया की हो चाहे विदेश की हो। अब सैमसंग साउथ कोरिया की कंपनी है, फोन कहां पे बना रही है, इंडिया के अंदर बना रही है। कोई मिस्टर जोसेफ है जो आके कहां पे काम कर रहे हैं विदेश से, हमारे इंडिया के अंदर आके काम कर रहे हैं। तो जो भी चीजें इंडिया के अंदर हुई उन सारी चीजों को मिला के जो प्रोवाइड हुआ दैट इज नोन एज जीडीपी। जो भी प्रोडक्शन हुई दैट इज नोन एज
जीडीपी। अब मान के चलो एक इंडिया की कंपनी है जैसे रिलायंस है, और रिलायंस वाले कुछ प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो रिलायंस ने जितना भी प्रोडक्ट बनाया 1000 रुपए का, वो तो जीडीपी में आएगा ही आएगा। अब एक सैमसंग कंपनी है जो कि साउथ कोरिया की है, और सैमसंग ने क्या किया, अपनी कंपनी के फोन यहां पे बनाए, उन्होंने 500 रुपए के बनाए, तो जीडीपी देश की कितनी कैलकुलेट होकर आ गई, 1500 की। तो हमारे देश की जीडीपी कितनी है, 1500 रुपए। तो जीडीपी के अंदर जितनी भी प्रोडक्शन होती है हमारे देश के अंदर, वो सारी क्या की जाती है, इंक्लूड की जाती है। अब बेटा इसके अंदर एक टॉपिक समझना, इसके अंदर एक पॉइंट कहता है कि एक मिस्टर, आपके घर से कोई मिस्टर राहुल था, और वो राहुल की लग गई नौकरी कहां पे, अमेरिका में। अब वो अमेरिका के अंदर नौकरी करने के लिए जाता है। अब वहां से वो जो पैसा कमाएगा, क्या वो हमारे देश का पैसा होगा, बेटा हमारे देश का जीडीपी नहीं होगा, वो कहां का पैसा होगा, अमेरिका की जीडीपी में इंक्लूड होगा। बट हां, राहुल वहां से पैसा कहां भेजेगा, इंडिया के अंदर भेजेगा, तो वो देश के अंदर पैसा आएगा, बट हमारी जीडीपी में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि जीडीपी कहता है हमारी राजनीतिक सीमा। अभी हम लोगों ने पढ़ा, हमारी राजनीतिक सीमा के अंदर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हुए हैं, उनकी वैल्यू को ही हम किस में इंक्लूड करते हैं, जीडीपी के अंदर हम इंक्लूड करते हैं। अब देखो होगा क्या, यहां पे राहुल ने पैसा कमाया कहां पे सर, अमेरिका में, विदेश में जाके पैसा कमाया। और सैमसंग तो सर विदेशी कंपनी थी, वो तो यहां से कमा के पैसा लेके चली जाएगी। तो यहां पे एक पॉइंट आता है कि सैमसंग ने पैसा कमाया, ये कहां पे लेके चले जाएंगे बेटा, अपने देश के अंदर लेके चले जाएंगे। और राहुल कमा के कहां पे लाएगा पैसा, इंडिया के अंदर लाएगा। तो यहां पे एक टर्म आती है जिसे हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम। अब बेटा ये जो पैसा राहुल ने कमाया, इसको हम एक नाम देते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जो भी पैसा हमने विदेशियों से कमाया इन फॉर्म ऑफ फैक्टर इनकम। अभी फैक्टर इनकम क्या होती है थोड़ी देर में समझाता हूं। और यहां पे एक बंदा था सैमसंग के अंदर जो साउथ कोरिया का था, वो यहां पे नौकरी कर रहा था, वो यहां से पैसा कमा के कहां ले जाएगा, अपने देश साउथ कोरिया में लेके जाएगा। तो ये जो पैसा लेके गया कमा के, इसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम टू एब्रॉड। और जब हम इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं कि मान के चलो राहुल वहां से कमा के लाया 1000 रुपए, और यहां से जो मिस्टर ए है साउथ कोरियन, ये यहां से कमा के ले गया कितने रुपए, 500 रुपए। तो नेट पैसा हमारे देश में कितना आया बेटा, उसको हम बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड। ये हमने कैसे निकाला सर, फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड में से आपने माइनस कर दिया फैक्टर इनकम टू एब्रॉड को। तो बेटा इसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या बोलते हैं, NFIA। कितना फैक्टर इनकम आप विदेश से नेट कमा के लेके हमारे देश के अंदर आए हो, या हमारे देश में कितना पैसा नेट आया है। बेटा एक टर्म अभी हम लोगों ने देखी कि राहुल पैसा कमा के विदेश से लेके आ रहा है। तो बेटा एक टर्म होती है GDP, जिसको हमने नाम दिया था सर ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। बेटा जैसे अकाउंट्स के अंदर हम टोटल बोलते हैं, सारी चीजों को टोटल करने के बाद बताते हैं कि टोटल इतना आ गया, उसी तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर टोटल को क्या बोला जाता है, ग्रॉस बोला जाता है। पूरे साल के अंदर हमारे देश के अंदर कितने गुड्स एंड सर्विसेज का उत्पादन हुआ, प्रोडक्शन हुई, इसे हम GDP बोलते हैं। एक वर्ड होता है बेटा GNP। GNP का मतलब होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। कितना आपके देश में, राष्ट्र में, नेशनल का पैसा कितना था। अब बेटा एक बात बताओ, सैमसंग कंपनी आई, सैमसंग ने प्रोडक्शन हमारे देश में करी, जीडीपी में इंक्लूड हुआ, बट वो क्या जीएनपी में इंक्लूड होगा? बेटा वो पैसा कमा के कहां पे लेके चले जाएंगे? अपने देश के अंदर लेके चले जाएंगे। हमारे देश में कौन पैसा लेके आने वाला है? राहुल पैसा लेके आने वाला है। सैमसंग वाला जो मिस्टर ए था वो पैसा लेके अपने देश में भाग गया। ठीक है, अब एक बात को यहां पे समझना कि यहां पे वर्ड आ गया नेशनल, यहां पे वर्ड आ गया डोमेस्टिक। तो डोमेस्टिक के अंदर अभी कौन इंक्लूड था? विदेशी इंक्लूड था, हमारे देश का बंदा इंक्लूड नहीं था, क्योंकि मैंने बताया जो भी हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, ये जो डोमेस्टिक टेरिटरी है हमारी, ये जो ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, इसके अंदर जितना भी सामान बना
या सर्विसेज हुई, वो पैसा अभी इंडिया के अंदर है। तो सर सैमसंग वालों को हमने आके अपने देश में काम करने क्यों दिया? क्योंकि बेटा जीडीपी को कैलकुलेट करने के लिए, क्योंकि हमारे देश की जितनी जीडीपी अच्छी होगी उतना ज्यादा हमारे लिए अच्छा होगा इकोनॉमिक लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे। होगा क्या, जब सैमसंग की कंपनी इंडिया में आई तो उन लोगों ने हमारी सरकार को टैक्स दिया, उन लोगों ने हमारे देश के लोगों को रोजगार दिया, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज दी, तो हमारे देश को तो फायदा था ना। हाँ, पैसा कमा के वो विदेश लेके जा रहे हैं, कोई बात नहीं, पर कुछ फायदा तो देके जा रहे हैं। तो जब हम डोमेस्टिक से नेशनल की तरफ जाते हैं तो नेशनल भैया बड़ा भैया और डोमेस्टिक कौन सा भाई हमारा? छोटा भाई होता है। तो डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए बेटा ध्यान रखना, सबसे पहली टर्म है कन्वर्जन की। डोमेस्टिक से नेशनल बनाने के लिए किस चीज का डिफरेंस आ रहा था? राहुल पैसा लेके आ रहा था और मिस्टर ए पैसा लेके जा रहा था। तो क्या हो रहा था? फैक्टर इनकम की बात आ रही थी। तो डोमेस्टिक कौन सा भाई समझा अभी हमने? छोटा भाई था। और नेशनल कौन सा भाई था? बड़ा भाई था। तो डोमेस्टिक को नेशनल बनाने के लिए हम NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बेटा नेट कैसे निकलती है? जितना पैसा राहुल लेके आया उसमें से मिस्टर ए का माइनस कर दो, मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो इससे क्या निकलेगा? डोमेस्टिक से नेशनल। और बड़े भाई को छोटा भाई बनाना है, आपको नेशनल से वापस डोमेस्टिक की तरफ आना है, तो आप लोग माइनस कर दोगे क्या चीज? NFIA। अब आपकी कन्वर्जन की सबसे पहली टर्म समझते हैं कि सर आपने बताया कि एक तरफ जीडीपी आया और एक तरफ आपका जीएनपी आया, ठीक है। अब आपको बनाना है इसको, ये जीडीपी को बनाना है, ये आपको मान के चलो गिवन है। अब आपका ये क्या गिवन था? सर नेशनल, नेशनल तो बड़ा भाई है, बड़े भाई को मेरे को क्या बनाना है? छोटा भाई। तो बड़े को छोटा बनाने के लिए मैं इसमें से माइनस कर दूंगा क्या चीज? NFIA। सबसे पहली चीज कन्वर्जन कैसे सीखा जाता है? राष्ट्रीय प्रोडक्शन क्या होती है? GNP। घरेलू उत्पाद मतलब हमारे देश का डोमेस्टिक प्रोडक्शन क्या कहलाती है? GDP। GDP के अंदर विदेशी भी इंक्लूड होते हैं, जो हमारे देश से बंदा विदेश कमाने के लिए गया है उसको हम जीडीपी में इंक्लूड नहीं करते। फैक्टर इनकम से बच्चों एक पॉइंट निकल के आया कि फैक्टर इनकम और ट्रांसफर इनकम में सर दोनों में क्या फर्क होता है? बेटा जो आपने इनकम कोई प्रोडक्टिव सर्विस करके, कोई मेहनत करके, कोई देश के प्रोडक्शन के अंदर काम करके, कोई देश के अंदर कंट्रीब्यूट करके जो आप लोगों ने पैसा कमाया उसे हम बोलते हैं फैक्टर इनकम। चार हमारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, कौन कौन से? लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। लैंड पे बेटा क्या होता है? रेंट। लेबर को वेजेस, कैपिटल पे इंटरेस्ट और एंटरप्रेन्योर को क्या मिलता है? प्रॉफिट मिलता है। जो भी पैसा आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से मिला उसे हम फैक्टर इनकम बोलते हैं। सर ट्रांसफर इनकम क्या है? बेटा जिसके लिए आपने कोई प्रोडक्टिव सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, जो आपको फ्री में पैसा मिल गया, जैसे आपकी पॉकेट मनी घर वालों से मिलती है, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती उसके लिए, ठीक है, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम बोलते हैं। मतलब मेहनत तो बहुत करते हो पर मतलब कोई प्रोडक्टिव सर्विस नहीं देते। जैसे ओल्ड एज पेंशन, ओल्ड एज पेंशन आपकी एज हो जाती है 60 अबव तो सरकार आपको पैसा देती है। जैसे अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस जिसे हम बोलते हैं बेरोजगारी भत्ता, तो सरकार क्या कहती है? जो बंदे अनएम्प्लॉयड हैं उनको पैसा पहुंचाती है, गांवों के अंदर ऐसा होता है, हर सरकार देती है। तो कह रहा है दीज आर रिसीव्ड विदाउट रेंडरिंग एनी प्रोडक्टिव सर्विसेज। जैसे स्कॉलरशिप, अब ये जो ट्रांसफर इनकम है ये विदेश से भी आ सकती है। भाई मान के चलो आपकी एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, उसने आप लोगों को स्कॉलरशिप दे दी। अब स्कॉलरशिप कहां से आई? विदेश से आई। कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी, कोई आपने प्रोडक्टिव सर्विस उन्हें नहीं दी। हाँ, अब आप जाके दोगे, उनके देश में आके काम करोगे, पढ़ाई करोगे, उसके बाद की बात अलग है, पर अभी तो आपने कुछ नहीं प्रोवाइड करवाया, तो उसे क्या बोलते हैं? ट्रांसफर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और हमारे देश में अगर मिल गई तो ट्रांसफर इनकम हमारे देश की है। इसी तरीके से फैक्टर इनकम होती है। अभी राहुल जाके कहां पे काम कर रहा था? एज अ लेबर, विदेश में अमेरिका में जाके काम कर रहा था, वहां से पैसा कमा के लाया, उसे हमने क्या बोला था? फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कमा के लाया, ठीक है। और यहां से बंदा कमा के लेके चला गया, उसे बोला मैंने फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो जो दोनों का जब मैंने डिफरेंस निकाला तो मेरा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड निकल के आया, ठीक है। फैक्टर पेमेंट नाम की सर एक चीज बताई थी आपने सर्कुलर फ्लो में। बेटा एक ही कॉइन के दो साइड है, एक है फैक्टर इनकम, एक है फैक्टर पेमेंट्स। आप लोगों के लिए अगर इनकम है तो सामने फर्म के लिए वो क्या है? पेमेंट है। तो फैक्टर पेमेंट ही दूसरे बंदे के लिए क्या कहलाती है? फैक्टर इनकम कहलाती है। बेटा फैक्टर इनकम है ना एक बायलेटरल कॉन्सेप्ट होता है। आपने जाके एज अ लेबर काम किया, उन्हें सर्विसेज प्रोवाइड करी, तब उन्होंने आपको पैसा दिया, मतलब दोनों तरफ से आदान प्रदान चल रहा है। बट यूनिलेटरल की बात करें, ट्रांसफर इनकम की बात करें, तो ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? बेटा यूनिलेटरल कॉन्सेप्ट है, सिंगल साइडेड है।
पॉकेट मनी आपकी जेब में आ गई, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। आपको ओल्ड एज पेंशन मिल गई, आपने कोई सर्विस प्रोवाइड नहीं करी। आपको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस, बेरोजगार, आप घर पे बैठे हुए हो तब भी आपकी जेब में पैसा आ रहा है। आया था सबके 500-500 रुपए अभी लास्ट ईयर जब लॉकडाउन लगा था, हर जनधन खाते के अंदर 500-500 रुपए आए थे। वो क्या था? अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस के तौर पे आए थे। उसे कौन सा कॉन्सेप्ट बोलते हैं बेटा? यूनिलेटरल। वो कौन सी इनकम है? ट्रांसफर इनकम। एक चीज याद रखना कि ट्रांसफर इनकम अगर आपने मेहनत नहीं करी और आपको पैसा मिलता है, वो देश की नेशनल इनकम में इंक्लूड भैया बिल्कुल भी मत करना। उसे नेशनल इनकम साफ मना कर देता है कि भैया मेरे अंदर उसे इंक्लूड मत करो, जिसके लिए मेहनत नहीं, वो हमारे देश में नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं जो फैक्टर इनकम है। फैक्टर इनकम के लिए बेटा आप लोगों ने मेहनत करी, तो जो भी आपने प्रोडक्टिव सर्विस दे के पैसा कमाया वो नेशनल इनकम कहता है। हाँ, ये है देश का पैसा जो आपने मेहनत करके कमाया, तो ये नेशनल इनकम में भी इंक्लूड होगा और आपकी डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड होगा। तो दोनों चीजें अभी मैं समझाऊंगा, डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या होता है। आई होप आप लोगों को ये कन्वर्जन समझ में आया होगा कि डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाते हैं, नेशनल को डोमेस्टिक। एक होता है बेटा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और एक होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो पहला वर्ड चेंज हो गया, यहां पे आ गया ग्रॉस भैया, यहां पे आ गए नेट भैया। ठीक है, नेट भैया है हमारे छोटे भाई और ग्रॉस है हमारे बड़े भाई। ठीक है, दोनों का मतलब समझना बेटा। ग्रॉस का मतलब मैंने आप लोगों को क्या बताया? टोटल, कितनी हमारे देश में टोटल प्रोडक्शन हुई। अब उन प्रोडक्शन को करने के लिए कंपनी में मशीन्स लगी हुई थी, अब उन मशीन्स को चलाया गया होगा, मशीन्स की वैल्यू गिरी होगी। तो हमने एक कॉन्सेप्ट सीखा था 11th क्लास में जिसे हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट्स की वैल्यू में गिरावट आना। अब यहां पे क्या हुआ होगा? तो ये जो टोटल प्रोडक्शन आप लोगों ने करी, इसके अंदर कोई भी जो असेट्स की वैल्यू कम हो रही थी उसे इंक्लूड नहीं किया गया। तो असेट्स की वैल्यू, मशीन की वैल्यू भी तो कम हो रही है, उसको भी तो इंक्लूड करना जरूरी है। तो हमें कितना पैसा मिला, हमारे देश का नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट कितना था, उसको कैसे कैलकुलेट किया जाएगा सर? बेटा ग्रॉस में टोटल था, नेट में टोटल नहीं था। मतलब अगर मैं ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन को माइनस कर दूं तो मुझे नेट वैल्यू पता चल जाएगी कि देश के प्रोडक्शन की नेट वैल्यू कितनी है। उसको हमने क्या माना था बेटा? यहां पे बड़ा भाई। तो ग्रॉस को मैं यहां पे लिखता हूं और एक तरफ मैं लिखता हूं बेटा नेट को। नेट कौन से भाई हैं हमारे? सर छोटे भाई हैं। और ग्रॉस कौन से भाई हैं बेटा? बड़े भाई हैं। तो बड़े भाई को जब आप छोटा भाई बनाओगे और छोटे को बड़ा भाई बनाओगे तो क्या करोगे? खुद सोचो। जब सर बड़े भाई को छोटा भाई बनाएंगे तो यहां पे माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन, और छोटे भाई को जब बड़ा भाई बना देंगे तो हम यहां पे प्लस कर देंगे सर डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के और भी नाम होते हैं। ठीक है, सारी चीजें जब फुल कन्वर्जन सिखा दूंगा उस टाइम पे समझाऊंगा। अभी धीरे धीरे आप पॉइंट्स को देखते रहो, वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज बच्चों समझ में आने में बहुत दिक्कत होने वाली है। तो एक टर्म आ गई ग्रॉस, एक टर्म आ गई सर नेट। सर ग्रॉस को नेट बनाना है। एक चीज कन्वर्जन में बेटा ध्यान रखना, जिस चीज को कैलकुलेट करना है उसे उल्टे हाथ पे रखना है और जो चीज आपको गिवन हो उसे सीधे हाथ पे रखना है। तो आपको निकालना है एनडीपी और आपको क्वेश्चन में दे रखा है जीडीपी। अब जी कौन से भैया थे? ग्रॉस भैया। ग्रॉस भैया को कौन सा भाई बनाना है? नेट भाई। तो ग्रॉस भाई को नेट भाई, बड़े भैया को छोटे भैया बनाने के लिए हम इसमें से माइनस क्या कर देंगे? डेप्रिसिएशन को माइनस कर देंगे। तो दो चीजें हम लोगों ने सीखी, डोमेस्टिक को नेशनल कैसे बनाते हैं और ग्रॉस को नेट कैसे बनाते हैं। लास्ट टॉपिक समझते हैं। लास्ट टॉपिक है हमारा, एक और चीज एक्स्ट्रा आ जाती है। एक का मतलब होता है मार्केट प्राइस और दूसरी चीज का मतलब होता है बेटा फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है बनाने की कितनी लागत आई। इस पेन का एक एग्जांपल ले लो, इस पेन के ऊपर क्या क्या खर्चा हुआ कंपनी के अंदर, उसकी जो कॉस्ट होगी उसे हम क्या बोलते हैं? फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अब ये मार्केट में जाके 25 रुपीज का बिकता है। तो ये जो 25 रुपीज है उसके अंदर एक टैक्स इंक्लूड होता है जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। बेटा टैक्स दो तरीके के होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। ये बेटा डायरेक्ट टैक्स का मतलब होता है जो इंसान पे लगा, मेरे पे जो टैक्स लगा, मैंने पैसा कमाया, उसे मैं बोलूंगा डायरेक्ट टैक्स। और जो किसी वस्तु पे, जो किसी गुड्स पे, जो किसी सेवा पे, जो किसी सर्विसेज पे, गुड्स एंड सर्विसेज पे जो टैक्स लगा उसे हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। हम पढ़ क्या रहे हैं सर? जीडीपी। जीडीपी में बेटा क्या आया था? गुड्स एंड सर्विसेज। तो उन पे कौन सा टैक्स लगेगा बेटा? इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। तो इसके अंदर और फैक्टर कॉस्ट के अंदर जो डिफरेंस आता है वो सर किस चीज का आ जाता है? इनडायरेक्ट टैक्स का आ जाता है। तो
मार्केट प्राइस एक बड़ी अमाउंट होती है जिसके अंदर इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, और फैक्टर कॉस्ट है कंपनी के अंदर जो कॉस्ट लगी है, अभी कंपनी के अंदर सामान बना है उसके ऊपर जो कॉस्ट लगी है, तो फैक्टर कॉस्ट में तो इंक्लूड है नहीं और मार्केट प्राइस के अंदर इंक्लूड है। अब अगर आपको मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट की तरफ जाना है तो मार्केट प्राइस कौन से भैया आ गए थे यहां पे, बड़े भाई, और फैक्टर कॉस्ट कौन से भाई आए थे सर, छोटे भाई। तो बड़े भाई को छोटा भाई मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाओगे तो बेटा माइनस करोगे नेट इनडायरेक्ट टैक्स, और छोटे भाई से बड़े भाई को बनना है। अगर आपको फैक्टर कॉस्ट कंपनी की कॉस्ट को मार्केट की कॉस्ट बनाना है तो हम क्या करेंगे बेटा, प्लस कर देंगे किस चीज को सर, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस कर दोगे। सर आपने अभी इनडायरेक्ट टैक्स बताया था, अब ये नेट कहां से आ गया बेटा, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। सब्सिडीज का मतलब क्या होता है, सब्सिडीज का मतलब होता है बेटा गवर्नमेंट आपको कुछ छूट दे देती है। जैसे आपका सिलेंडर मार्केट में 1200 रुपए का है, पर आप लोगों को कितने रुपए का मिलता है, 500 रुपए का, 600 रुपए का, 700 रुपए का मिलता है। तो वो जो बीच में गैप आता है 500-600 रुपए का जो आपको छूट देती है उसे सरकार कहती है सब्सिडीज। तो आप अगर इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडीज को माइनस कर दोगे तो आपका निकल के आता है बेटा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल जैसे आप लोगों ने भी सुना होगा जल्दी में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो जो जीएसटी होता है वो बेटा आप लोगों का क्या होता है, इनडायरेक्ट टैक्स होता है, उसमें से सब्सिडीज को माइनस कर देना तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आएगा मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट, फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। अब आपको एक फटाफट में कन्वर्जन सिखा देता हूं और नेक्स्ट क्लास में कन्वर्जन प्लस आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा। अब जैसे हम इसका कन्वर्जन देखते हैं बेटा, आपको एक चीज ये दे रखी है, एक चीज आपको ये है बेटा, जो चीज आपको कैलकुलेट करनी होगी कन्वर्जन का सबसे पहला फॉर्मूला, कि जो चीज आपको कैलकुलेट करनी है उसे लेफ्ट हैंड साइड में रखो, और जो चीज आपको गिवन दे रखी है उसे आप लोग राइट हैंड साइड में लिख रखो। अब आपको क्या करना है, सबसे पहली टर्म को सबसे पहली टर्म में कन्वर्ट करना है। तो पहला वर्ड ग्रॉस था, पहला वर्ड हमने क्या सीखा था बेटा, नेट था। ग्रॉस बड़े भाई थे, नेट छोटे भाई थे। ग्रॉस को नेट बनाने के लिए माइनस क्या चीज कर देंगे, डेप्रिसिएशन। सेकंड डोमेस्टिक, डोमेस्टिक बेटा कौन से भाई थे, छोटे भाई। इसको ये बनाना है, राइट हैंड से लेफ्ट हैंड की तरफ जाना है। डोमेस्टिक छोटे भाई थे, डोमेस्टिक हमारे देश की इनकम, नेशनल बनाने के लिए विदेश की इनकम को भी ऐड करेंगे। तो डोमेस्टिक को बेटा नेशनल बनाने के लिए इसमें मैं क्या ऐड कर दूंगा सर, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, अभी आपने सिखाया था। थर्ड क्या था बेटा, एमपी, एमपी क्या था, मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस में सर नेट इनडायरेक्ट टैक्स इंक्लूड था। हमें क्या करना है, हमें फैक्टर कॉस्ट बनाना है, हमें छोटी कंपनी की वैल्यू निकालनी है। तो मार्केट प्राइस बड़े भाई थे और फैक्टर कॉस्ट निकालने के लिए मैं यहां पे माइनस कर दूंगा किस चीज को, नेट इनडायरेक्ट टैक्स को। तो ये हो गया कन्वर्जन की किस तरीके से हम जीडीपी से किसी भी चीज को कन्वर्ट करते हैं। आज की क्लास को बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। बाकी के कन्वर्जन के मेथड नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को सिखाऊंगा, सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा। तब तक के लिए बने रहो, धन्यवाद।